यहाँ पे देख रहे हैं साइंस का पेपर प्रेजेंटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आपको चाहिए आपका पेपर अच्छा दिखे। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही सारे स्टूडेंट्स से बात करने के बाद ये कुछ कुछ बातें समझ में आई हैं जो आपको जरूरत है, आपको समझ में आनी चाहिए। एंड जो भी बातें बताऊंगा वो भी मैंने टीचर्स से कंफर्म की है, बोर्ड के जो मॉडरेटर हैं, पेपर चेक करते हैं, उनसे कंफर्म की हैं। वो सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का। शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात, ये आपका आंसर शीट है, इसके ऊपर आपको एक बारकोड लगाना होता है, अच्छे से लगाना। ज्यादातर क्या है, सुपरवाइजर आपको बताते हैं कैसे लगाना है, वो खुद लगा कर भी देते हैं, ज्यादा बार ऐसा ही होता है। लेकिन अगर वो आपको नहीं दे रहे हैं तो यहां पर ये जो बीच वाली जो लाइन है, ये एक लाइन दिख रही है आपको, बारकोड के ऊपर भी एक लाइन है, ये लाइन ओवरलैप होनी चाहिए, बराबर एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, ये वाली लाइन और ये डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है हाथ, ये बराबर एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, है ना। दूसरी बात, होलोग्राफ स्टिकर आपको लगाना है। यहां पे दो एरो होते हैं, यहां पे भी ये एक एरो दिख रहा है, ये एरो और ये एरो, ये दोनों एरो आमने सामने आने चाहिए। आपको बता देता हूं, यहां पर भी ऐसा एक एरो रहेगा, तो एरो के सामने एरो आना चाहिए, बराबर आपको लगाना है उसको। बाकी जितना भी इंफॉर्मेशन फिल करना है उसकी आप चिंता ना करें। सब्जेक्ट, पेपर, डेट हो गया, लैंग्वेज ऑफ आंसर, सप्लीमेंट अटैच, वो भी लिखना है। तो ये सारी बातें टीचर आपको बताएंगे। एंड पेपर खत्म होने के बाद भी एक बार चेक करना, ठीक है। व्हेन योर पेपर इज डन, पेपर खत्म होने के बाद पूरा एक बार फ्रंट पेज देखना कि आपने सारी इंफॉर्मेशन फिल की है। सप्लीमेंट्स के ऊपर भी सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी जरूरी होती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अभी मुद्दे पे आते हैं कि मार्जिन कहां बनानी है। बच्चे पूछते रहते हैं कहां बनाए कहां बनाए। देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पे मैंने कितना मार्जिन बनाया है, एक मार्जिन आपको यहां दिख रहा है, ठीक है। ये मार्जिन क्यों होती है, ताकि आपको पता चले कि कहां खत्म करना है पेपर। कुछ बच्चे हैं जो लिखते ही जाते हैं, लिख रहे ऐसे ऐसे करके ऊपर ऊपर घुस के लिखते हैं। देखो, ये जो आंसर शीट का बंडल है ना, वो रबर बैंड से टाई होता है, तो उसका एजेस ना, ये जो एज है ये फटने का चांस होता है। तो अगर आपने वहां कुछ लिखा है वो फट गया तो टीचर को दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही छोटी मार्जिन है, 0.5 सेंटीमीटर की पतली मार्जिन बनाइए, बहुत मोटी मोटी मार्जिन मत बना के रखना। टीचर्स नहीं चाहते कि आपका पेपर छोटा हो, आपका जो राइटिंग एरिया है वो छोटा हो, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। मार्जिन बहुत छोटी रहेगी, 0.5 सेंटीमीटर की। एंड यहां पर भी जो आप बनाओगे, ये वाली जो मार्जिन है, ये ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीमीटर की बनाना। ऐसा बड़ा बड़ा मार्जिन बना के रखने की जरूरत नहीं है। आपका जो राइटिंग एरिया है वो छोटा नहीं होना चाहिए। इतना करेंगे, इतना समझ में आ गया। अच्छा, फिर एमसीक्यू कैसे लिखें। बेसिकली क्वेश्चन 1A, ये जो मेन डब्बा है, ध्यान से सुनना, हर पेज पे आपका जो भी सप्लीमेंट है, हर पेज पे ये डब्बा फिल होना चाहिए। जो कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, ये डब्बा आपका फिल होना चाहिए हर पेज के ऊपर। अब यहां पर मैं 1A से शुरू कर रहा हूं, तो मैंने 1A लिखा। एमसीक्यू लिखने का सही तरीका क्या है, आप क्वेश्चन नंबर लिखो 1, आपको सिर्फ अल्फाबेट लिखना है कि डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग करंट, आपको दिख रहा है डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग करंट कौन होता है, जनरेटर होता है। तो मैंने सिर्फ डी लिखा है, इतना ही लिखना है। ये मैंने कंफर्म किया है विद अ बोर्ड मॉडरेटर। आपके स्कूल में आपके टीचर शायद आपको अलग बता रहे होंगे, हर टीचर का अलग होता है, ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है। मैंने 2 से 3 टीचर अलग अलग जो पेपर करेक्ट करते हैं बोर्ड का, उनसे पूछा, तीनों ने मुझे अलग आंसर दिया। बट स्टिल जो मेरे बोर्ड के मॉडरेटर हैं, जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूं, उन्होंने मुझे जो बताया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपको सिर्फ अल्फाबेट लिखना है, यू विल गेट योर मार्क्स, ठीक है। वैसे 2A हो गया, 3A हो गया, 4C हो गया, 4D 5D हो गया, इतना ही लिखिए, आपका एमसीक्यू समाप्त हो गया। फिर 1B, आप नए पेज पे चले जाइए, न्यू क्वेश्चन और न्यू पेज। 1B आप यहां लिखिए, नए पेज पे चले जाइए, कोई बात नहीं, आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, आपने पैसा दिया है एग्जाम का, आपको सप्लीमेंट मिलेगा। आपका जो भी आंसर शीट, आंसर बुकलेट होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, चिंता का कोई विषय नहीं है। न्यू क्वेश्चन और न्यू पेज पे आ जाइए। फिर ऑड मैन आउट में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ऑड मैन आउट में आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, अनलेस यहां पे लिखा हो, यहां पर सिर्फ फाइंड द ऑड मैन आउट लिखा है तो आप सिर्फ आंसर लिखेंगे, रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड ऑड मैन आउट एंड एक्सप्लेन व्हाई, अगर ऐसा पूछा है तो आपको रीजन लिखना है, अदरवाइज रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे आज तक कभी भी रीजन लिखने के लिए नहीं पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है।
1 का मैंने मैग्नेट लिखा। अच्छा, कंप्लीट द कोरिलेशन सीधा लिख दूंगा, कॉपर आयोडाइड ब्राउन होता है, AgCl व्हाइट होता है। फिर मैच द फॉलोइंग में क्या आपको डब्बा वगैरह बनाने की जरूरत है? नहीं। एयर के सामने एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? C, तो आपने एयर लिखा, उसके सामने डैश करके C करके 1003 लिखा, खत्म हो गई बात। ठीक है। ट्रू और फॉल्स में भी रीजन थोड़ी होता है। ट्रू और फॉल्स में करेक्टेड स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पे मेंशन नहीं किया है। स्टेट ट्रू और फॉल्स इतना ही बोला है, तो या तो ट्रू या तो फॉल्स, इतना ही लिखेंगे, करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर वहां लिखा है राइट ट्रू और फॉल्स एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, तो आप करेक्ट करोगे, लेकिन वो भी आज तक बोर्ड में कभी पूछा नहीं गया है। तो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज क्लोज टू 700 नैनोमीटर, ये बात सही है, ट्रू है, लिख दिया, खत्म हो गई। राइट द नेम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल सैटेलाइट मेड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, तो उसका नाम क्या था? स्वयं था। इतना ही करना है, आपका 1 भी समाप्त हो गया। फिर हम चलते हैं गिव रीजन पे। 2A, जो भी आपका क्वेश्चन चल रहा है ये डब्बे में लिखना जरूरी है। अब ये आपकी मार्जिन आ गई, यहां पे क्वेश्चन नंबर यहां पे लिखा आपने, उसका पॉइंट नंबर 1 आप मार्जिन के अंदर लिखोगे। सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं पेपर प्रेजेंटेशन का, ज्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। यहां पे लाइन मारनी है, यहां पे नीचे लाइन मारनी है, कुछ नहीं करना है वो सब, ठीक है। और कहीं पे मार्जिन नहीं बनानी है, बस एक मार्जिन यहां हो गई, एक मार्जिन यहां हो गई, दैट्स इट। ठीक है, चलो ये आपका एक गिव रीजन हो गया। अब मान लो किसी किसी गिव रीजन में हम बोलते हैं 4 पॉइंट लिखने हैं गिव रीजन में, है ना, मिनिमम 4 पॉइंट्स, हाफ मार्क का 1 पॉइंट होता है, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। कुछ कुछ आंसर ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आंसर 3 ही पॉइंट है, टेक्स्ट बुक में ही 3 पॉइंट है, उसके ज्यादा पॉइंट दिया नहीं है, तो चौथा पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर 3 पॉइंट है तो आप 3 पॉइंट लिखो, उसका भी आपको 2 मार्क मिलेगा। हाफ मार्क 1 मार्क ऐसा हो जाता है, वो 1 पॉइंट 1 मार्क का हो जाता है। ये जो पहला पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है ना, उसका 1 मार्क रहेगा, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट का हाफ मार्क रहेगा। तो ऐसा भी दिक्कत वाला कोई बात नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ गिव रीजन है जिनमें 3 ही पॉइंट है, किसी में 2-2 पॉइंट भी होते हैं, किसी किसी गिव रीजन में 2 ही पॉइंट है, तो 1-1 मार्क का 1 पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखने हैं तो कहां लिखें? 3 ऑप्शन है आपके पास। गिव रीजन की बात करूं, गिव रीजन आपके पास कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन, उसमें से आपको 2 लिखने हैं। अगर आपका मन है तीनों लिखने का तो यहीं पे स्पेस छोड़ दो, यहीं पे जगह छोड़ दो। पीछे लिखने की, पीछे कब लिखोगे आप पता है? अगर आपका कोई मिस हो गया, अगर कोई क्वेश्चन आपका मिस हो जाता है गलती से, तो आप पीछे लिखना, वहां पर भी आपको प्रॉपर ये मेन क्वेश्चन प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा एट द एंड। अगर आप लिख रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 है, तो प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, ये वाले डब्बे में जो मेन डब्बा होता है ना, जहां पे 2A लिखा हुआ है, वहां पे लिखो प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 3। फिर कौन सा आपका क्वेश्चन मिस हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 मिस हुआ है, तो यहाँ पे 4 लिखो नीचे, और फिर उसके आंसर लिखो। तो नंबरिंग करनी क्वेश्चन की, मेन क्वेश्चन की और सब क्वेश्चन की नंबरिंग करनी बहुत जरूरी है। गलत नंबर लिखोगे आपके मार्क्स चले जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत दिया हुआ है तो उसको अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ नंबर भी लिख के छोड़ोगे, कुछ भी थोड़ा सा लिख के छोड़ दोगे, अगर क्वेश्चन गलत है यू विल गेट फुल मार्क्स। तो आपको लगता है किसी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक है तो उसको 100% अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कहां लिखोगे? आप यहीं पे लिखेंगे, थोड़ी जगह छोड़ देना, एक्स्ट्रा लिख देना। फिर जो पेपर चेकर होते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, वो सिलेक्ट करते हैं। अगर आपका किसी एक क्वेश्चन में कम मार्क है तो उसको वो काउंट नहीं करेंगे, जिसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं उसी को काउंट किया जाएगा। ठीक है, सिंपल बात हो गई। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप यहीं पे लिखेंगे, जगह छोड़ देंगे। ठीक है, कुछ लोग है ना जगह छोड़ते हैं, बाद में लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं, तो वैसे आप जगह छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन अगर गलती से मिस हो जाता है, वैसे पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना चाहिए, लेकिन अगर मिस हो जाता है आप पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, नाउ पेंसिल कहां कहां यूज करें, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है। एक तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, अगर आपको नहीं पता कीवर्ड क्या है तो कुछ मत कीजिए, अंडरलाइन करने की कोई कंपलसरी बात नहीं है, इसके आपको कोई ज्यादा मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, आपको अगर नहीं पता सॉरी कीवर्ड कौन सा है तो आप चिंता मत कीजिए, कुछ अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई कंपलसरी बात नहीं होती है। दूसरी बात, मार्जिन बनाने के लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। फ्लो चार्ट के जो बॉक्सेस हैं, ये अंदर जो हाइड्रोकार्बन है ये आप पेन से लिखोगे, ये वाला पार्ट आप पेन से लिखोगे, सैचुरेटेड वाला पार्ट आप पेन से लिखोगे, ये वाला पार्ट आप पेन से लिखोगे, सब कुछ आप पेन से लिखोगे। सिर्फ ये जो डब्बा है ना, ये डब्बा आप बनाइए पेंसिल से।
अगर आप पेन से बनाते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पेंसिल से भी बना सकते हो, पेन से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद डायग्राम एंड लेबल। कोई भी डायग्राम है उसके जितने भी लेबल्स हैं, डायग्राम की बात मैं आगे करूंगा, ठीक है, उसके ऊपर मैं फिर से आऊंगा। दूसरा, कार्बन कंपाउंड के स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। जहां कहीं पे लिखा है ड्रॉ, अगर ये शब्द आता है ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो आप उसको पेंसिल से बनाओगे, ये पेंसिल से बनेगा। ड्रॉ शब्द आ रहा है तो वो पेंसिल से बनेगा। अब यहां पर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल है, यहां पर ड्रॉ वगैरह बोला नहीं है, तो आप एसिटिलीन बनाते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा, ये आप पेन से लिखेंगे अभी, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल बनाते हो CH3OH, पेन से लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ड्रॉ बोला है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ C3H8, तो आप उसको पेंसिल से बनाओगे। C3H8 बोला है तो 3 कार्बन लगाइए और 8 हाइड्रोजन लगेंगे, प्रोपेन, ठीक है। अगर ड्रॉ बोला है तो आप उसको पेंसिल से बनाएंगे, अगर ड्रॉ नहीं लिखा है तो आप पेन से बनाइए। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई? एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए, फिर यहाँ पे क्या है, डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम पूरा पेंसिल से बनाएंगे, उसके जितने लेबल्स हैं वो आप पेंसिल से बनाएंगे। ये नीचे उसका जो नेम है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये भी आप पेंसिल से लिखेंगे। एंड अगर आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है तो उसके ऊपर आप एक डब्बा बना सकते हैं। डायग्राम कितना बड़ा होना चाहिए सर? बहुत बड़ा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए बहुत बड़ा। 1/3 पेपर, आपका जो सप्लीमेंट है, पेपर है, उसका 1/3, आधे से थोड़ा कम, ठीक है, आधे से थोड़ा कम, उतना आपका डायग्राम होना चाहिए। बहुत बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम ज्यादा जाएगा बड़ा डायग्राम बनाने में, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जितना हो सके आप डायग्राम ऐसे ड्रॉ मत करना, ऐसे बच्चे ड्रॉ करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, है ना, ऐसे मत करना। आप जितना हो सके उसको क्लीनली ड्रॉ कीजिए। क्लीनली मतलब क्लीन स्ट्रोक्स आपके होने चाहिए, डायग्राम साफ दिखाई देना चाहिए, ये सबसे जरूरी बात है। एंड लेबलिंग आप करोगे, लेबलिंग भी सिस्टमैटिकली करना, ऐसे एरोज वगैरह मत बनाना, ऐसा बना दिया कहीं से आपने फिर ऐसा बना दिया, ये एरोज नहीं चलेंगे, सारे एरोज आपके सीधे होने चाहिए। स्केल यूज करके बनाना एरोज, जो भी आप एरो बनाते हो स्केल से बनाना, ठीक है। चलो, फिर डब्बा बना दिया, डायग्राम का साइज हो गया, पेंसिल से बनेगा, साफ रहेगा। इसके अलावा आपकी हैंडराइटिंग कैसी होनी चाहिए? कर्सिव हैंडराइटिंग चलती है? हाँ चलती है। देखो अल्टीमेटली हैंडराइटिंग थोड़ी खराब भी है, कोई बात नहीं, मेरी हैंडराइटिंग मोती का दाना नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, जस्ट बिकॉज हैंडराइटिंग पढ़ने लायक है, टीचर को समझ में आ रहा है। कैंसलेशन अगर आप कर रहे हो, कैंसलेशन की बात करूं, कैंसलेशन, कोई शब्द है यहां पे, कोई शब्द है, उसको आप काटोगे विद अ सिंगल स्ट्रोक या फिर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक मारोगे, डायगोनल स्ट्रोक मारोगे तो भी चलेगा। उसको डेड बॉडी छुपाते हैं, वैसे करने की, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत गंदा लगता है, प्लीज डोंट डू दैट। एक सिंगल स्ट्रोक, सिंगल लाइन विल बी इनफ। अगर एक पूरा आंसर आपको कट करना है, मान लो एक पूरा आंसर है, 0.1 है, 0.2 है, 0.3, पूरा गलत हो गया है, तो आप इसको एक ब्रैकेट बना के यहां पे एक छोटा क्रॉस लिख सकते हैं, या फिर आप एक ऐसे एक लाइन सिंगल मार के पूरा आंसर को कैंसिल कर सकते हैं। हैंडराइटिंग आपकी पढ़ने लायक होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, यही बात है, समझ में आनी चाहिए। आपका पेपर नीट होना चाहिए, कैंसलेशन जितना कम हो सके। बाकी पेपर प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया, कहां पेंसिल यूज करोगे, कहां पेन यूज करोगे, सेम पेन यूज करनी है पूरे पेपर में। अलग अलग पेन, ब्लैक पेन से लिख दिया, कहीं ब्लू पेन से लिख दिया, कहीं जेल पेन से, ऐसा नहीं चलेगा। एक ही पेन यूज करना, ऐसी पेन यूज करना जिसको आपने पहले यूज किया है, थोड़ा घर पे आपने लिखा है, बंद हो जाएगी, बीच में बंद हो गई, बीच में उसकी इंक खत्म हो गई, ऐसा ना हो। नया पेन लो, थोड़ा उसको घर पे 1 2 3 4 पेज लिखो, मेक श्योर वो पेन अच्छे से चल रही है, लीक नहीं हो रहा है, फिर उसको आप एग्जाम में उतारना, ठीक है। ऐसी कोई बंदूक यूज नहीं करनी चाहिए जिसको आपने टेस्ट फायर ना किया हो, वैसी बात है। पेन आपकी हमेशा पहले
यूज की हुई थोड़ी होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि वो चल रही है बराबर से, लीकेज वगैरह ना हो। ज्यादा दबा के वगैरह मत लिखना, पेपर के ऊपर छाप आ जाता है। जेल पेन यूज करने के लिए मैं मना करूंगा, बिकॉज स्प्रेड हो सकता है, लीक हो सकता है। वैसे यूज कर सकते हो आप, अगर आपकी जेल पेन बहुत अच्छी है जो लीक वगैरह नहीं होती या फिर स्प्रेड नहीं होती पानी वगैरह से। एग्जाम का माहौल थोड़ा गर्मी का माहौल होता है, मार्च में थोड़ी गर्मी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पसीना भी आता है। ऐसे आपने किया, फिर पेपर के ऊपर हाथ लग गया, पसर लसड़, डोंट डू दैट। ठीक है, मेक श्योर आपका पेन बहुत अच्छा है, साफ लिख रहा है, लीक नहीं हो रहा है। बॉल पेन ब्लू कलर की यूज करना, अच्छी कोई भी, आज कौन से ब्रांड्स आते हैं मार्केट में मुझे नहीं पता, आप 4 5 10 पेन ट्राई करो, आपको जो बेस्ट लगे, जिसके अंदर आपका हैंडराइटिंग अच्छा आ रहा है वो आप यूज कीजिए। ठीक है, चलिए और कुछ रह गया है क्या बताना। मैंने सारे पॉइंट्स लिखे थे, एमसीक्यू हो गए, मार्जिन हो गई, पेंसिल हो गई, पेन आप टेस्ट करके देखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, फ्लो चार्ट हो गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन में आप कितने पॉइंट लिखेंगे? 2 मार्क का आता है, आप 2 पॉइंट लिखेंगे। देखो आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल मेटल, नॉन मेटल, तो पॉइंट 1, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 2। इसके बाद आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिखना, लेकिन एग्जाम्पल को आप मेन पॉइंट की तरह काउंट मत कीजिएगा। ठीक है, 2 पॉइंट के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन फॉर सेफ्टी हमेशा याद रखना, फॉर सेफ्टी मैं रेकमेंड करूंगा 4 पॉइंट लिखिए। अगर आप 4 पॉइंट लर्न किए हैं आपने, 4 लिखिए, 3 पॉइंट आते हैं तो 3 लिखिए। आपको मार्क्स वैसे 2 पॉइंट के मिलती हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए एडिशनल पॉइंट लिखना रेकमेंड करता हूं, टीचर्स भी रेकमेंड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्बन कंपाउंड का हो गया, एटम, चलो सब हो गया, सारे पॉइंट कवर किए हैं मैंने। अगर कोई पॉइंट छूटा है, आपको लगता है कुछ छूट गया है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैंने मेरे हिसाब से तो जितना हो सके सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। न्यू पैराग्राफ, न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज, ये मेन डब्बा हमेशा भरना जरूरी है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन 3 चल रहा है, क्वेश्चन 4 चल रहा है, क्वेश्चन 2A चल रहा है, 2B चल रहा है, जो कुछ भी है वो हर पेज पे लिखना जरूरी है। ठीक है, अगर आपका कोई पेज छूट गया है बीच में, ऐसा भी होता है कि कोई पेज पूरा छूट गया है ना, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये पूरा पेज आपने छोड़ दिया है, मिस्टेक से, गलती से पूरा पेज छूट गया, तो आप एक सिंगल पेंसिल से एक लाइन मार देना, डायगोनल लाइन पूरे पेज पे मार देना, ताकि वो पता चले कि वो पेज आपने गलती से छोड़ा है। ठीक है, कट कर देना उसको। इसके अलावा और क्या है, सब तो हो गया ना कवर। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर कुछ है, कोई और क्वेश्चन मुझे अगर लगता है तो मैं कमेंट में आंसर दे दूंगा उसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।